लड़की ने सच बोला है और सच में मुसलमान उसका साथ दे रहे हैं। अब इसमें हिंदू अगर उनको ट्रोल कर रहे हैं तो ये बेवकूफी है। हरे झंडे जहाँ जहाँ पर भी हैं वहाँ तो हिंदुओं का रहना दोभर है। हिंदुओं की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, पार्षद बनी है वो नगर निगम की, वहाँ पर कितने हिंदुओं ने इसको वोट किया है उसको ढूंढ के निकालना चाहिए। वो उस लड़की ने हरे रंग से, हरे झंडे से पूरे के पूरे भारत को बिल्कुल झंडा बुलंद करना है, ये उसने सच बताया है। इतनी वाहियात और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात बोल करके वो निकल जाती है। मुंबई पुलिस क्या कर रही है? क्यों नहीं असदुद्दीन अवैसी अपनी बेटी और बहू को प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनाने के लिए सोच रहा है? बेसिकली मुसलमान डर में रह ही नहीं सकता भारत में। भारत में हम जैसे राष्ट्रभक्त और हिंदू डर में रहते हैं। महाराष्ट्र को से मुमरा को हटा करके वो मदीना करना चाहती हैं। अब वो मुमरा नहीं बचेगा, वो मदीना हो जाएगा। किसी भी गवर्नेंस या ऊंचे पद पर या घर का बागडोर या कबीले या काफिले का बागडोर महिला को नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि रंगों से किसी धर्म या मजहब को देखा जा सकता है। मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। कांग्रेस से जुड़ी हुई पार्टी और जिहादी मानसिकता वाले कुछ भी बोलेंगे। पुलिस बड़े प्यार से समझाती है, बाबू ऐसे नहीं बोलना, अपॉलॉजी लेटर दे दो, ऐसे नहीं बोलते, गलत बात है ना, संविधान मानना चाहिए ना। जहाँ एक तरफ MIM से अकबरुद्दीन अवैसी कहता है चिल्ला करके कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ फिर देखो क्या होता है। मैं तो चाहती हूँ महिला हिजाब वाली हो या साड़ी वाली हो वो आगे बढ़े। मैं उसी की लड़ाई तो लड़ रही हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट की तो लड़ाई लड़ रही हूँ। और इसने जो कहा था वो तो प्रॉपर जिहादी स्टेटमेंट था, वो तो प्रॉपर आतंकी स्टेटमेंट था, वो तो प्रॉपर असंवैधानिक स्टेटमेंट था। असदुद्दीन अवैसी बोलते हैं कि वो भारत की प्रधानमंत्री वो हिजाब वाली महिला को बनाएंगे। सोचो कि मेरे अगेंस्ट में टेररिस्ट एक्ट पे FIR पाकिस्तान में है जी, पाकिस्तान में मेरे ऊपर FIR है। और या तो किसी महिला को प्रधानमंत्री भारत का बना करके पूरे भारत को बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये हुई एक बात। तो ये है असदुद्दीन अवैसी। जब ऐसी महिलाएं बात रखती हैं, पूरे के पूरे भारत देश में FIR क्यों नहीं होता है? आसपास के लोग ही सिर्फ हिंदू क्यों जागते हैं? ये कैसी जिहादी मान सकता है MIM वालों की? MIM वाले असंवैधानिक बात बोलने से ही वायरल होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। हाल ही में AIMIM पार्टी से पार्षद सहर शेख ने एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी और अपना बयान फिर उन्होंने एक अपॉलॉजी में कन्वर्ट भी कर दिया। लेकिन पहला उनका बयान जो ये था, उन्होंने बोला आने वाले 5 साल में हमारी ही पार्टी से कोई मुमरा जो एक जगह है, 5 साल में हम मुमरा को पूरा हरे रंग से रख देंगे। जिसके बाद ये जो उनका बयान था काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया, जिसके बाद उनको इंस्पेक्टर शिंदे 2 बार जेल भी लेके गए। उनके बाद FIR भी दर्ज कराई। उसके बाद उन्होंने एक अपॉलॉजी लेटर जो है लिख के भी दिया और कैमरा पे अपॉलॉजी मांगी भी कि मेरा ऐसा कुछ कहने की मंशा नहीं थी। हम किसी रंग से ना तो किसी धर्म किसी जाति को डिनोट कर सकते हैं और ना ही हरा रंग ऐसा कहा जाता है कि वो मुस्लिम समुदाय का या फिर भगवा रंग हिंदू समुदाय का है। लेकिन सबसे पहला सवाल ये उठता है कि उन्होंने वो बयान दिया क्यों, और वो बयान देने के बाद उन्हें माफ़ी क्यों मांगनी पड़ी? अगर उनको लग रहा था कि वो गलत है, और अगर वो गलत था तो उन्हें वो बयान पहले देना ही नहीं चाहिए था। और अगर हर कोई नेता ऐसे बयानबाजी देने लगे कि अगर हम क्रिश्चियन हैं तो हम सफ़ेद रंग रख देंगे या हम हरा रंग या भगवा रंग रख देंगे, तो ये कहाँ तक सही है? क्या इसका हमारा जो संविधान है इस चीज़ की इजाज़त देता है? इसी के ऊपर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एडवोकेट नाज़ी इलाही खान। उनसे बात करते कि उनका इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है और लगातार कुछ अटपटे बयान हमें AIMIM से ही सुनने में क्यों मिलते हैं, उस पार्टी से या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, वो भी कुछ ना कुछ विवादित बयान हमेशा देते रहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत से विवादित बयान आते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे भी आए थे। हमने एक बयान जो काफ़ी विवादित था ओवैसी का, वो था कि 15 मिनट की पुलिस हटा दीजिए। अब उन्हीं की पार्षद ने एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया कि मुमरा को आने वाले 5 साल में हम हरा रंग देंगे। हरे झंडे जहाँ जहाँ पर भी हैं वहाँ तो हिंदुओं का रहना दोभर है, वो तो मुस्लिम देश कहलाता है। तो क्या उनके हिसाब से मुमरा एक अलग से मुसलमान का स्टेट बनने जा रहा है? क्या वो ये ऐलान करना चाह रही थी कि वो महाराष्ट्र को से मुमरा को हटा करके वो मदीना करना चाहती हैं? अब वो मुमरा नहीं बचेगा, वो मदीना हो जाएगा। लेकिन जहाँ एक तरफ MIM से अकबरुद्दीन अवैसी कहता है चिल्ला करके कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ फिर देखो क्या होता है, फिर हैदराबाद में जब इलेक्शन होता है तो वो कहता है वहीं खड़े रहना, मैं उठूंगे नहीं, 15 मिनट याद रखना। उसके बाद फिर असदुद्दीन अवैसी के मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। असदुद्दीन अवैसी बोलते हैं कि वो भारत की जो है प्रधानमंत्री वो हिजाब वाली महिला को बनाएंगे। सही अल बुखारी
इस बात की वजाहत करता है किसी भी गवर्नेंस या ऊंचे पद पर या घर का बागडोर या कबीले या काफिले का बागडोर महिला को नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो बर्बाद हो जाता है। पर्शिया जो अब ईरान है, वहां के बादशाह ने अपनी बेटी बोरान को वहां की क्वीन बना करके बैठाया है लीडरशिप के लिए। ईरान पर्शिया बर्बाद हो जाएगा क्योंकि महिला, औरत, खातून कभी भी किसी गवर्नेंस को संभालने के लायक नहीं है, में लिखा हुआ है। अब या तो असदुद्दीन अवैसी मुर्तद हो चुके हैं, या तो वो एक्स मुस्लिम हो गए हैं कि वो भी इस्लाम में रिफॉर्मेशन चाहते हैं, और या तो किसी महिला को प्रधानमंत्री भारत का बना करके पूरे भारत को वो बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये हुई एक बात, तो ये है असदुद्दीन अवैसी। लेकिन वो महिला जिसने, जो पहले बड़े आराम से वेस्टर्न भी पहनती थी, मैं तो बॉम्बे जाती रहती हूँ, मैंने इलेक्शन में भी वहाँ पर मैं बहुत रही हूँ, अभी नगर निगम के इलेक्शन में, बीएमसी के इलेक्शन में, आराम से वेस्टर्न आउटफिट्स भी पहनती थी, आराम से सलवार जंपर भी पहनती थी, फैशनेबल कुर्ता पाकिस्तानी ड्रेस भी वो पहनती थी। और अब जिस हालात में हम उनको देख रहे हैं, क्योंकि जो उनकी स्पीच वायरल हुई वो नॉर्मल सलवार सूट दुपट्टे में है, लेकिन अब जो वो स्पीच दे रही हैं वो हिजाब में दे रही हैं, बुर्क़े में दे रही हैं, काले टेंट में दिखाई दे रही हैं। तो ये जो ड्रास्टिकली चेंज उनमें आया है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है मुमरा को मदीना बनाने के लिए। द सेकेंड थिंग इज़ कि मैं बहुत आभारी हूँ उस लड़की की। हो सकता है लोग उसको ट्रोल कर रहे होंगे, हो सकता है लोग उसको गलत बोल रहे होंगे, हो सकता है लोगों को ये बहुत विवादित बयान लगा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बहुत आभारी हूँ उस लड़की की। कलेजा है लड़की में कि उसने पूरा सच बताया है कि हरा रंग देंगे। उसने सच्चाई सामने रख दी है, क्योंकि जिहाद तो बरहक है, जिहाद तो सवाब है। तो वो लड़की ने सच बोला है और सच में मुसलमान उसका साथ दे रहे हैं। अब इसमें हिंदू अगर उनको ट्रोल कर रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी है, बल्कि हिंदुओं की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि उस जो पार्षद बनी है वो नगर निगम की, वहाँ पर कितने हिंदुओं ने इसको वोट किया है उसको ढूंढ के निकालना चाहिए। ये हिंदुओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हिंदू क्या कर रहे हैं कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसको ट्रोल करने में। उसको ट्रोल करने से कुछ नहीं होगा, ट्रोल करने से बैड टीआरपी और हाइप पकड़ती है, नेता और बड़ा नेता पकड़ता है, हो जाता है। कोई मुझे ट्रोल करता है, मैं बहुत खुश होती हूँ कि कितना बेवकूफ़ है, कितना चू है कि मुझे ट्रोल कर रहा है, बेवकूफ़ मेरा नाम है, मेरा नाम और बड़ा हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मौलवी, मुल्ला, इमाम, कारी, मुफ्ती जो खुले आम सादा तरीन शब्दों में नहीं बोल पाते हैं, वो उस लड़की ने हरे रंग से, हरे झंडे से पूरे के पूरे भारत को बिल्कुल झंडा बुलंद करना है, ये उसने सच बताया है, इस्लाम की बात बताई है। द सेकेंड थिंग इज़, जिस तरीके से हम लोग अपनी कोई बात रखते हैं, तो जिस चैनल पर रखते हैं, आपको भी रिपोर्टिंग का, हमारी वजह से रिपोर्टिंग फेस करनी पड़ती है, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ को भी फेस करनी पड़ती है। जब ऐसी महिलाएं बात रखती हैं तो पूरे के पूरे भारत देश में एफआईआर क्यों नहीं होता है? आसपास के लोग ही सिर्फ हिंदू क्यों जागते हैं? हरिओम हरिओम सिर्फ आसपास के हिंदू ही क्यों करते हैं? पूरे देश के हिंदू एकत्रित हो करके इसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाए, इसके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर की है? क्योंकि हम जब कहते हैं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और भारत के मुसलमान एक हो जाते हैं हमारे खिलाफ। आप सोचो कि मेरे अगेंस्ट में टेररिस्ट एक्ट पे एफआईआर पाकिस्तान में है जी, पाकिस्तान में मेरे ऊपर एफआईआर है। मतलब वहाँ के मुस्लिम जो आपने जो बयान दिया वो भारत में दिया, हाँ। भारत के लोगों को लेके दिया, और भड़क वहाँ के लोग गए, 7 समुंदर पार वाले। हाँ, एग्जैक्टली, मेरे ऊपर पाकिस्तान में एफआईआर है। अब जैसे 2024 में मैंने कावड़ यात्रा के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के डी गेट के बाहर एक बयान दिया था, दिल्ली में कोई एफआईआर नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल में 71 एफआईआर हुआ। बाद में कोर्ट को बोलना पड़ा, जज को बोलना पड़ा कि वो आपको तो अब बंगाल के मुद्दे पे तो उसने कुछ बोला ही नहीं है, उसने दिल्ली में खड़े होकर के यूपी के मुद्दे पे बोला है, तो उन लोगों को एफआईआर करने दो। तो जब मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कबीला और काफिला इतना एक्टिव होता है, तो हिंदू क्यों नहीं डिजिटली इतने एक्टिव है या लीगली इतने एक्टिव क्यों नहीं है? अब आती है तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि देखिए, ये जो लड़की ने बयान दिया है ये नासमझ नहीं है, एक पार्षद बनी है, ये कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, अच्छी पढ़ी लिखी बच्ची है, बच्ची भी नहीं है, हमारे आपके ही उम्र की होगी, मैं तो आपसे बड़ी हूँ, आपके ही उम्र की होगी या आपसे बड़ी ही होगी, बाद में पता चलेगा। क्या है, ये मंच पर खड़े हो करके
मुस्लिम युवाओं के शिक्षा के बारे में बात नहीं कर सकती थी? मुस्लिम युवाओं के डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के बारे में बात नहीं कर सकती थी? लव जिहाद के खिलाफ मुसलमानों को समझा नहीं सकती थी? थूक जिहाद के लिए मुसलमानों को समझा नहीं सकती थी? मुस्लिम बच्चों को शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए बता नहीं सकती थी? मुस्लिम महिलाओं को ये नहीं बता सकती थी कि तुम भी बाहर निकलो, तुम भी पार्षद बन सकती हो, तुम भी सांसद बन सकती हो? तो ये भी तो बता सकती थी। लेकिन आप मानसिकता देख रहे हैं कि कैसी जिहादी मानसिकता है एमआईएम वालों की। एमआईएम वाले असंवैधानिक बात बोलने से ही वायरल होते हैं और उनकी मानसिकता असंवैधानिक है। और एमआईएम संविधान माने ये एक्सपेक्टेशन भारत के लोगों के अंदर आता क्यों है? मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है वो कासिम रिजवी की पार्टी है, रजाकारी की पार्टी है। ये तो एक रजाकारी मुखबिर की पार्टी को लेकर के उसमें ऑल इंडिया लगाया है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर दिया है। 1946 तक तो रजाकारी कासिम रिजवी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पाकिस्तान से चला रहा था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ल्यूफॉल हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत में भी है, कहीं ना कहीं ल्यूफॉल हमारी सुरक्षा एजेंसीज में भी है, कहीं ना कहीं ल्यूफॉल हमारे 120 करोड़ की आबादी में भी है कि आप क्यों नहीं चाह रहे देश के सर्वोच्च न्यायपालिका पूरा एकत्रित होकर के कि भैया ये कासिम रिजवी की एक मुखबिर की एक रजाकारी की पार्टी चला कैसे रहा है, उसमें ऑल इंडिया लगा करके पूरा का पूरा डिटेल रूल एंड रेगुलेशन एमओयू अगर निकाला जाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी का, तो वो कासिम रिजवी का लिखा हुआ है। कासिम उसने क्या, इस अवैसी ने क्या किया है? सिर्फ ऑल इंडिया लगा दिया है। आप सोच रहे हो कि आज रजाकारी मुखबिर, पाकिस्तानी मुखबिर रजाकारी कासिम रिजवी की पार्टी यहाँ चल रही है और हम बैठ करके देखते रहेंगे और सिर्फ हम फेसबुक पर बोलते रहेंगे? फेसबुक पर बोलने से हमने देश को आज़ाद नहीं कराया था, फेसबुक पर बोलने से हमने मुगलों को नहीं भगाया था, उसके लिए हमें ग्राउंड पर उतर करके लड़ना पड़ा था। और ग्राउंड पर उतर करके लड़ते वक्त कई हिंदू महिलाओं को निर्वस्त्र भी किया गया, उनको उनके साथ बहुत बदतमीजी भी की गई, पुरुषों को की हत्या भी की गई। लेकिन जो एम लिया गया था कि मुगलों से देश को बरी कराना है, आज़ाद कराना है, ब्रिटिश से देश को आज़ाद कराना है, फ्रीडम फाइटर बनना है, तो उन्होंने ग्राउंड पर लड़ा था। चैनल पे 45 रुपए का डेटा भरा के नहीं लड़ा था। अभी आप देखिए इतनी वाहियात और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात बोल करके वो निकल जाती है। मुंबई पुलिस क्या कर रही है? एक अपॉलॉजी लेटर लिखवाया बस और अपॉलॉजी मंगवाई सामने कैमरा के, बस और कुछ नहीं करा। 8 सितंबर 2024 जब दिल्ली में बोले हुए मेरे बयान पर मुझे कोलकाता गार्डन रीच की पुलिस अरेस्ट करती है और कंटिन्यूअसली 15 दिन मुझसे बात करती है। मैं उसको ये बोलती भी हूँ कि मैं अपॉलॉजी लेटर दे देती हूँ या वो पोस्ट में डिलीट कर देती हूँ। मैंने वो पोस्ट भी डिलीट किया एंड आई हैव दैट रिकॉर्ड। क्यों है वो रिकॉर्ड? क्योंकि मैंने जज को बताया खुद। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वकील क्यों लगाऊं, मैं खुद ही लड़ लेती हूँ डॉक में खड़े होकर के। तो जज ने खुद देखा और जज ने फिटकार लगाई कि आप अरेस्ट करके लेके आए क्यों। कैन यू इमेजिन कि मुझे कितनी पुलिस आई थी अरेस्ट करने के लिए? 200 से ऊपर, सिर्फ एक विवादित बयान के चलते। और तो फिर इतना भेदभाव कैसे कि अगर उन्होंने विवादित बयान दिया है तो उनको पुलिस अरेस्ट करती भी है, चलिए लेके भी जाती है, तो अपॉलॉजी लेटर, एक अपॉलॉजी वीडियो बनवा देती है और वहीं पे संविधान, हमारा जो भारत संविधान से चलता है, एक वकील अगर कोई विवादित बयान दे देता है तो 200 पुलिस पीछे लग जाती है। मैंने तो विवादित बयान भी नहीं दिया था। मैंने कहा सुअर की दुकान रख लो, क्योंकि कोई अगर दुर्गा माँ ढाबा रख रहा है मुसलमान और गाय का गोश्त बिक्री कर रहा है तो तुम भी सुअर की दुकान रख लो। भाई मोहम्मद अवैस बलात्कारी भी है, कितने ही मोहम्मद है जो जेल में है। तो मैंने तो प्रॉफिट मोहम्मद नहीं बोला था, वो तो बाद में जज को मेरी बात समझ में आई। जज ने पूरा ऑडियो सुना तो उन्होंने फिर पुलिस को झाड़ा। लेकिन आप सोचिए कि जो भाजपा की सरकार जहां पर है वहां पर पुलिस का रवैया देखिए। ऐसे असंवैधानिक स्टेटमेंट देने वाले, ऐसे जिहादी मानसिकता वालों के फेवर में पुलिस का रवैया देखिए। और जब हम बंगाल पहुंचते हैं तब पुलिस को देखिए कि हम कोई विवादित बयान देते भी नहीं है तो भी हमें बेइज्जत करके लेकर जाया जाता है। अपॉलॉजी लेटर तो बहुत दूर की बात है, मुझे 3.5 घंटा 4 घंटा लॉकअप में रखा गया था। मैं लॉकअप में रही हूँ 4.5 घंटा। उसके बाद फिर जब मुझे कोर्ट में प्रोडक्शन दिया है तो कोर्ट में भी मुझे लॉकअप में रखा है। जब मुझे जज ने डॉक पे बुलवाया है तब मैं वहां से बेल लेकर के अपनी गाड़ी में बैठी। तो इंटेंशनली इंसल्ट किया गया, मेरा जानबूझ करके मेरे मनोबल को तोड़ने का काम किया गया ताकि नाजिया आप कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचे। तो क्या मुंबई पुलिस
इतनी सक्षम नहीं थी कि वो ये कर सकती थी, क्योंकि ये तो कर सकती थी, ये तो लीगल राइट था पुलिस का। और इसने जो कहा था वो तो प्रॉपर जिहादी स्टेटमेंट था, वो तो प्रॉपर आतंकी स्टेटमेंट था, वो तो प्रॉपर असंवैधानिक स्टेटमेंट था। मेरा तो था भी नहीं। तो अब आप सोचो, अब दिल्ली में देखो आप, एक कांग्रेस की महिला नेत्री हैं जिन्होंने बकरीद में गाय दिखाया था फेसबुक पर। हमारी रेखा गुप्ता जी अरेस्ट नहीं करवा पाई उसको। लेकिन आप देखिए गौ रक्षक जो होते हैं वो रोज अरेस्ट होते हैं, रोज रोज लॉकअप रात में भरा रहता है। क्यों? क्योंकि वो गौ रक्षक है। और जो गाय काटने के लिए पोस्ट कर रही है बकरीद में कांग्रेस की नेत्री, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है। तो बेसिकली मुसलमान डर में रह ही नहीं सकता भारत में। भारत में हम जैसे राष्ट्रभक्त और हिंदू डर में रहते हैं कि भाई हम कुछ भी बोलेंगे, हम राष्ट्रभक्ति की बात बोलेंगे, हम संविधान भक्ति की बात बोलेंगे, हम देशभक्ति की बात बोलेंगे, हम भाजपा भक्ति की बात बोलेंगे, हम आरएसएस भक्ति की बात बोलेंगे, हम तो जेल जाएंगे और हमारी सरकार भी हमें जेल भेजेगी, हम कुछ करें ना करें। लेकिन कांग्रेस से जुड़ी हुई पार्टी और जिहादी मानसिकता वाले कुछ भी बोलेंगे, पुलिस बड़े प्यार से समझाती है, बाबू ऐसे नहीं बोलना, अपॉलॉजी लेटर दे दो, ऐसे नहीं बोलते, गलत बात है ना, संविधान मानना चाहिए ना। तो ये जो हमारे साथ जो चीटिंग हो रही है, हमारे साथ जो छल हो रहा है, वही छल हो रहा है जो गांधी ने वीर भगत सिंह के साथ किया था। सेम वही छल हमारे साथ हो रहा है। तो अब हम हिंदुत्ववादी को एकत्रित होना पड़ेगा। हम अब भूल जाए कि जहाँ पर भाजपा की सरकार है वहाँ पर हमारे बहुत पक्ष में बातें रखे हो सकती है। ना बाबा, लीगली भी हमारे पक्ष में बात नहीं होती है, लीगल भी मानने को तैयार नहीं होता है। जहाँ भाजपा की सरकार है हमें उठ करके कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट को बताना पड़ता है कि देखिए मैं यहाँ पर संवैधानिक हूँ, ये जो है ना ये असंवैधानिक है। और भाजपा के सरकार में जो पुलिस है ना वो ये असंवैधानिक वाले को समर्थन दे रही है, और मैं जो संवैधानिक बोल रही हूँ हमें समर्थन नहीं दे रही है, ये बताना पड़ता है कोर्ट को, तब कोर्ट डांट लगाती है। जैसे अभी आपने बोला कि जैसे ओवैसी जो उनका बयान था कि आने वाले 5 साल में मैं चाहता हूँ कि कोई बुर्के वाली हिजाब वाली पीएम बने, तो इसमें अगर उन्होंने वो बयान दिया भी है तो आपको लगता है कि ये गलत है? ये हम, क्योंकि ये हो सकता है कि अगर कोई बुर्के वाली बन भी जाती है अगर प्रधानमंत्री, तो क्या वो देश को सही तरीके से नहीं चला पाएगी, या फिर वो इक्वालिटी के साथ जाति धर्म रंग में नहीं बांटेगी जनता को, संवैधानिक तरीके से देश चलाएगी अगर बुर्के वाली बैठ भी जाती है पीएम की गद्दी पे? तो देखिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसे भी सनातनी मुस्लिम हूँ। मेरी नज़र में तो मर्द औरत दोनों बराबर है। जो कट्टर इस्लामी हैं, जो बिना मूंछ के दाढ़ी रखते हैं, जो टंगा पैजामा और लंबा कुर्ता पहनते हैं, जो टोपी पहनते हैं, वो कैसे महिला को प्रधानमंत्री बना देंगे? क्योंकि इस बात की इजाज़त ना सही अल बुखारी दे रहा है। तो जो लोग अपने आका के लिए आई लव मोहम्मद का होर्डिंग करोड़ों छापते हैं, वो लोग आका की बात को दरगुजर कैसे कर सकते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैं तो चाहती हूँ कि महिला हिजाब वाली हो या साड़ी वाली हो वो आगे बढ़े। मैं उसी की लड़ाई तो लड़ रही हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट की तो लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ। लेकिन अब दूसरी बात आती है कि जब मुसलमान पुरुष जो होते हैं वो 11 शादियाँ कर लेते हैं, 4 शादी तो करते ही करते हैं। तो हमारी जो हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेंगी, अगर उनका शौहर दूसरी बीवी लेकर आएगा तो क्या हमें उसको भी प्रधानमंत्री 2.0 समझना पड़ेगा? और प्रधानमंत्री बंगलों में रहेंगी, वो तीसरी बीवी लेकर आएंगी तो उसे प्रधानमंत्री 3.0 समझना पड़ेगा। 4 बीवियों के साथ प्रधानमंत्री का बंगला रहेगा। ये तो फिर संविधान के खिलाफ भी हो जाएगा ना, क्योंकि अगर ये मानसिकता भी बन सकती है लोगों की कि अगर उनके 4 बीवियां या 4 शौहर हो सकते हैं तो जनता क्यों नहीं रख सकती? नहीं बिल्कुल रहेंगे। देखिए वो यूसीसी तो मानने को तैयार नहीं है, आर्टिकल 44 तो मानने को तैयार नहीं है। यूसीसी वो लागू करने, अभी आप देखिए यूसीसी अगर आज बोल दिया जाए रात में 8 बजे कि कल से यूसीसी लागू हो रहा है, आप देख लीजिए क्या करबला का मैदान बना दिया जाएगा भारत को। तो ये यूसीसी मान नहीं रहे हैं, इनको शरिया ही मानना है। तो जो भी हमारी महिला प्रधानमंत्री हिजाब वाली होंगी, उनकी 3 सौतन अगर आती हैं तो हमें तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, Z+ सिक्योरिटी देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री के बंगलों में रहेंगी वो तीनों की तीनों सौतनें। तो ऐसे तो भारत का हर मुसलमान कहेगा कि हम भी 3-3 शादियां कर लेते हैं। क्या पता हिंदू भी बोलने लगे कि अगर पीएम जो है उनके पति के पास 3-4 बीवियां हो सकती तो हिंदू में क्यों नहीं कर सकते? तो फिर तो ये तो बिल्कुल ही सिस्टम बदल जाएगा ना, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, यूसीसी का उल्लंघन भी होगा। नहीं तो यही सवाल तो अब पूछना है, बल्कि मैं MIM से पूछने नहीं बोल रही हूँ, मैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से पूछ रही हूँ। मुझे क्या आपत्ति हो सकती है?
इवन मैं तो कहती हूँ कि अच्छा काम घर से स्टार्ट किया जाता है। हम जो भी अच्छा काम करते हैं अपने घर से स्टार्ट करते हैं ना। मुझे ऐसा लगता है कि किसी हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाना है तो क्या असदुद्दीन अवैसी की बीवी खराब है क्या? असदुद्दीन अवैसी की बेटी खराब है क्या? असदुद्दीन अवैसी की बहू खराब है क्या? बहू तो बहुत खूबसूरत है उसकी। क्यों नहीं असदुद्दीन अवैसी अपनी बेटी और बहू को प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनाने के लिए सोच रहा है? असदुद्दीन अवैसी क्यों नहीं अपने सीट से अपनी बहू को और अपनी बेटी को लड़ा देता है? ज़रा बाहर निकलेगी, लोगों से मिलेगी, ज़रा इधर उधर खाक छानेगी। क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो तो गली कूचे मर्दों में सबसे मिलना जुलना करते हैं। अब हिजाब वाली जो हमारी महिला प्रधानमंत्री बनेंगी, मान लीजिए असदुद्दीन अवैसी की बीवी बन रही है, तो असदुद्दीन अवैसी तो किसी से मिलने नहीं देगा, क्योंकि वो गैर हरम और गैर महरम हो जाएगा। क्योंकि हमारी महिलाएं हमारे इस्लाम के हिसाब से गैर मर्दों के सामने नहीं आ सकती हैं। तो ये जो G7 की मीटिंग होगी, ये जो जियो पॉलिटिकल डायस्पोरा होगा, ये जो प्रधानमंत्री जियो पॉलिटिकल कॉम्बैट पे बैठते हैं, ये जो प्रधानमंत्री विदेश का यात्रा करते हैं और वहाँ पर जा करके बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं, तो उसमें तो फिर शौहर जाएंगे उनके। हमारी प्रधानमंत्री तो गैर महरम के सामने नहीं जा सकती हैं। एक आखिरी सवाल इसी पे, जैसे उन्होंने बयान दिया, अपॉलॉजी मांगनी पड़ी, हमारे संविधान में भी ये नहीं लिखा है कि किसी रंग से किसी का धर्म डिनोट होगा या फिर रंग के चलते आप किसी के धर्म जाति पे आएंगे। कोई भी रंग ये डिनोट नहीं करता कि वो किस जाति और किस धर्म से हैं। लेकिन उसके बाद जो पार्षद है वो ऐसा बयान दे देती हैं। तो जनता के मन में क्या ये असंविधान तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं? और वहीं पे ओवैसी जो है वो संविधान का ढिंडोरा लेके पीटते हैं, वो संविधान भी कई बार हाथ में लेते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोहरा चरित्र क्यों नजर आता है? नहीं, इनका दोहरा चरित्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि असदुद्दीन अवैसी एक पार्लियामेंट मेंबर है, वो एक सांसद है और उनको ना चाहते हुए भी संविधान की शपथ लेनी पड़ती है। हालांकि ओथ के वक्त में जब आप पार्लियामेंट सांसद बनते हैं तो आपको शपथ लेना पड़ता है, ओथ लेना पड़ता है। तो आपको भारत की अखंडता को बरकरार रखने के लिए संवैधानिक एक पीपल एक्ट के माध्यम से आपको शपथ ओथ लेना पड़ता है। लेकिन वो स्टार्ट तो अल्लाह से ही करते हैं। दूसरी बात है कि अगर वाकई में वो संविधान मानते तो वो यूसीसी क्यों इनकार करते? उनको तो यूसीसी इनकार करने की ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरी बात है कि अगर देखिए, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि रंगों से किसी धर्म या मज़हब को देखा जा सकता है, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। लेकिन जब हमारे कुछ बच्चे हैं जो कुछ रील्स बनाते हैं, वो जब कहते हैं कि तिरंगे झंडे में भी हरे रंग में बांस डला हुआ है, तो फिर मुसलमान क्यों बुरा मान लेता है? काहे को बुरा मान लेता है फिर? या कोई बच्चा हरे रंग को जूता रख देता है तो काहे को बुरा मान लेता है? क्यों बुरा मान लेता है? जब आप खुद कह रहे हैं, मुस्लिम समुदाय खुद कह रहा है कि रंगों से डिस्क्रिमिनेशन मज़हब या धर्म का नहीं हो सकता, तो फिर हरे रंग पर अगर कोई अभद्र टिप्पणी आती है तो फिर आप बुरा क्यों मानते हैं? इसका मतलब है कि आप रंग से कहीं ना कहीं अपने मज़हब को आप मैच तो करते ही हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरा इस्लामिक नॉलेज है, खानाए काबा का जो पर्दा है वो काला है, तो मुसलमानों का रंग हरा नहीं हो सकता है, मुसलमानों का रंग काला होना चाहिए। ये सारे के सारे झंडे जो होते हैं वो ब्लैक, आप हिज़्बुत तहरीक के जितने भी आप गूगल पे सर्च कीजिएगा वो ब्लैक पे लिखा हुआ है। आप जो कट्टर बहुत ही अप्रोप्रिएट जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो काले झंडे यूज़ करता है। कभी कभी हम लोग टीवी पर देखते हैं न्यूज़ पे कि किसी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का बाहर का कुछ दिखा रहा है तो वो काले झंडे लगे रहते हैं। तो मुसलमानों का रंग हरा नहीं है। हम, मुझे जहाँ तक मेरा सनातनी नॉलेज है उस हिसाब से हरी साड़ी में माँ लक्ष्मी देखी जाती हैं, तो हरा रंग मुसलमानों का है ही नहीं, मुसलमानों का काला रंग है, खानाए काबा का काला रंग है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करी। आप इस मुद्दे को लेके क्या सोचते हैं? पहली बार पार्षद ने एक बयान दिया, उसके बाद वो उस बयान को लेके अपॉलॉजी भी मांगती हैं, एक वीडियो भी बनाती हैं, लिखित में अपॉलॉजी लेटर भी लिखती हैं। क्या किसी रंग से डिनोट करना किसी धर्म या जाति को या किसी मज़हब को, वो कहाँ तक सही है? खैर, संविधान जो है इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता है, ये गैर संवैधानिक है। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं शशि शर्मा, धन्यवाद।